सनातन का श्राप है जो कि कांग्रेस को हरा गया। प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं और वो जो एक अकेला सब पर भारी, ये सदन के भीतर बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त का वाकया जो आज सोशल मीडिया पर बहुत लेकिन तेजी से एक महत्वपूर्ण बात है जो लगातार शुरुआत में, हालांकि कई जगह भाषणों में भी हमने देखा, और ये जो जितने भी लोग विश्लेषण कर रहे थे जिस वक्त कैंपेन चल रहा था कि क्या ध्रुवीकरण हुआ है इन राज्यों में, क्या जो हिंदी भाषी राज्य हैं क्या वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है धार्मिक आधार पर। अरविंद जी क्या मानते हैं आप, क्या ध्रुवीकरण हुआ या इस बार मुद्दे बिल्कुल अलग थे भारतीय जनता पार्टी के? आज जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान की हम बात करें, कन्हैया लाल का भी जिक्र आया था कैंपेनिंग के दौरान। देखिए, हर राज्य के लिए और हर तरह से अलग अलग स्ट्रेटजी हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम और उनकी गारंटी की बात बार बार आती है, लेकिन बीजेपी ने हर स्टेट को अलग अलग ढंग से लड़ा। कांग्रेस ने उस हिसाब से एक एक आदमी को सौंप दिया और फिर उन्होंने जो किया वो चलता रहा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कभी कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत कम है और बहुत पॉकेट सीमित है। राजस्थान आते आते वो पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, मुस्लिम आबादी कई जगह डिसिसिव है, तो वहाँ कम्युनल इशू उठा है। ये हाँ, तेलंगाना में ठीक उल्टा हुआ। तेलंगाना के मुसलमानों को लगा कि बीजेपी से लड़ाई अल्टीमेटली कांग्रेस ही लड़ती है, तो उसने बीआरएस को भी छोड़ा, जबकि बीआरएस का रिकॉर्ड दंगे के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अच्छा रहा है। लेकिन मुसलमान, बल्कि मजलिस को छोड़ दिया, वहाँ तो मजलिस की सीटें घटी हैं। तो पोलराइजेशन तो हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो होता है असल में पोलराइजेशन के साथ कि मुसलमान तो एक जगह वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है, काउंटर पोलराइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो राजस्थान में काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, कुछ पॉकेट्स पे हुआ है, उसका असर बाकी जगह भी हुआ होगा। तेलंगाना में इस किस्म का काउंटर पोलराइजेशन कराने की स्थिति बीजेपी की नहीं थी, तो वहाँ काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ। हिंदी पट्टी में जब ऐसा होता है, जैसे आपने यूपी में देखा है कि जैसे ही सारा वोट इस तरफ बीएसपी को छोड़ के इधर आया, तो बीजेपी ने ऐसा पोलराइजेशन कराया कि वो अहीर और पिछड़ा वोट जिसको समाजवादी पार्टी अपना मानती रही थी, उसका भी बड़ा हिस्सा लेके बीजेपी वहाँ चली गई। तो ताकत अगर हो तो इस तरह की पॉलिटिक्स चल जाती है। सिर्फ हवा में बात छेड़ने से बात बनती नहीं है। जाति का सर्वे इन इलाकों में कांग्रेस के लिए वैसा ही था कि सिर्फ हवाई होकर रह गया, नीचे कोई जाति संगठन, जाति का सपोर्ट, उस किस्म का कोई बेस नहीं दिखाई दिया। जी, एक बात का और जिक्र हो रहा है जो आज के दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है मैनेजमेंट, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है आरएसएस की, पन्ना प्रमुख से लेकर और ऊपर लेवल के जो नेता हैं उन तक होती है। डॉक्टर सुरभि, किस तरह से मैनेज किया गया और कितना श्रेय आप देती हैं अपने चुनाव मैनेजमेंट को? जी, देखिए, आरएसएस की काफ़ी अहम भूमिका रही है और वो हमेशा से ही सपोर्टिंग एक संस्था के रूप में रहा है। और मैं मानती हूँ कि मोदी जी की तो बहुत ही अहम भूमिका है। उन्हीं के नाम से, उन्हीं के विश्वास से ही हमने ये वोट जीता है, और बल्कि मैं ये गारंटी लेती हूँ कि 2024 का वोट इससे भी ज़्यादा बड़े तरीके से हम लोग मोदी जी ये वोट जीतेंगे, क्योंकि सभी महिलाएं उसमें उनका समर्थन करेंगी और आरएसएस जो है उसमें पूरी तरीके से काम करता है, पूरा सपोर्ट वहां से उनको मिलता है। मैं पूछने वाली थी, एक महिला सपोर्ट कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को या फिर आरएसएस सपोर्ट कर रही है? जी, अभी आज तो मैं एक महिला के रूप में ही इनको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक महिला, एक आम महिला को बोलने का मौका इसीलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने एक महिला का सशक्तिकरण करा है, और वो सारी ही ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं जिनसे कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी लाडली योजना का उन्हें बहुत बेनिफिट मिला है। तो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बात है कि आप उसको करके भी दिखाइए। महिलाओं को ये विश्वास है कि हाँ, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। दुनिया की अभी आधी आबादी है महिलाएं, और वो महिलाएं
ये मानती हैं कि जब मोदी जी हैं तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी ने की, पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना बनाया, महिलाओं को बहन बनाया, शिवराज सिंह चौहान के बेटे महिलाओं को बुआ कह रहे थे। ये सब इमोशनल अपील भी होती हैं जिनका असर दिखाई देता है। अजीत मंडोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब जब चुनाव प्रचार के दौरान हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, उन्होंने बीजेपी के फेवर में वोट डालने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जो अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री करते हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर आपको चाहिए तो हमें वोट दीजिए। एक माइंडसेट भी होता है क्योंकि हम न्यूज़ में रहते हैं, अलग अलग राज्यों की जब खबर सुनते हैं तो राज्य शिकायत करते हैं, अरविंद केजरीवाल शिकायत करते हैं या ममता बनर्जी शिकायत करती हैं कि भाई केंद्र से फंड नहीं मिल रहा, इसीलिए फला फला योजना अटकी हुई है या फिर काम अटके हुए हैं। क्या आम लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ रहती है कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश में बेहतरी आएगी, इसलिए भी बीजेपी को चुन लो? नहीं, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ठीक है वो एक बीजेपी ने अपना एक डबल इंजन की सरकार वाली बात कह के प्रचार करती है, लेकिन देखिए इस बार भी जो चुनाव थे बहुत अलग तरह के चुनाव थे। इसमें एक बड़ी बहस छिड़ेगी, बड़ा मंथन होगा कि आखिर राजस्थान में योजना नहीं चलती है, मध्य प्रदेश में योजना चलती है। अब लाडली योजना को लेकर इतना जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान की योजनाएं कहीं गौण हो गई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी के पास एक सशक्त संगठन है, एक ताकतवर नेतृत्व है और एक कैडर है। ये सब चीजें जब मिलती हैं तो तब पार्टी चुनाव जीतती है। इसके उलट कांग्रेस में न तो सशक्त नेतृत्व है, न सशक्त संगठन है और न ही कैडर है। जब ये तीनों चीजें नहीं होंगी और आप ये मानकर चुनाव जीतेंगे कि लोग बीजेपी से बोर हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोर हो रहे हैं, हमको अपने आप ही चुनाव में लोग वोट दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। और अब मैं अगर एक एक स्टेट वाइज अगर चर्चा करूं, मैं सबसे पहले राजस्थान को लेता हूं। राजस्थान में सबको पता था पिछले 2-3 साल से सरकार के गठन के बाद से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। जाने कहां से ये बात आई कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया है। तमाम तरह की बातें हुई, मीडियाबाजी होती रही, लेकिन कांग्रेस का आला कमान ने उसको कभी भी इस तरीके से डील नहीं करा कि भाई ये आखिर बात क्यों उठ रही है, क्यों नहीं ये लोग मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। फिर नतीजा क्या हुआ कि सरकार गिरने की स्थिति आई, जैसे जैसे सरकार बच गई। सरकार बचने के बाद भी आला कमान ने कोई सबक नहीं लिया। फिर ये वह लालच करा कि चलो सरकार बचा, जैसे तैसे सरकार जुगाड़बाजी से चलाते जाओ। लेकिन लड़ाई झगड़े आए दिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चलती रही और तमाम बातें होती रही। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने न तो संगठन को देखा, उसके बाद एक नया अध्यक्ष यहाँ पे भेजा। तो मेरा कहने का मतलब कि राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर के 2 साल में कोशिश करी कि एक जन कल्याणकारी योजनाएं दी जो चर्चा में आई, उनकी बड़ी चर्चा भी हुई, लेकिन आप चुनाव हार गए। वो चुनाव आप इसलिए हार गए क्योंकि आपके पास बीजेपी की तरह सशक्त नेतृत्व नहीं था, सशक्त संगठन नहीं था, कैडर नहीं था। आप अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे थे। पब्लिक की इच्छा होगी तो वोट दे देगी, नहीं होगी, नतीजा आप चुनाव हार गए। अब आप मध्य प्रदेश बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि लगातार बयान भी हमारे पास आ रहे हैं। मनजिंदर जीत सिंह सिरसा जी का बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं। सर, आज के जो रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल ने तो साफ बोला था कि मध्य प्रदेश राजस्थान लगभग बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक अलग सरप्राइज एलिमेंट मिला है क्योंकि बैस्टियन कहा जाता है छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का। नहीं, सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज इसलिए नहीं है, अगर हम टीवियों के आंकलन को देखें तो सरप्राइज हो सकता है, लेकिन हम अपने पार्टी के इंटरनल बातों को देखें तो सरप्राइज नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ से हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कराएंगे हर मीटिंग में। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी जो गारंटी है वो मोदी का मतलब गारंटी की गारंटी, तो जो गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दी हैं उनको घर घर तक पहुंचाया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी के एक एक बात की अहमियत है, कीमत है। वाइस वर्सा जो राहुल गांधी और खड़गे जी गारंटी दे रहे थे, लोगों को पता था ये हॉलो है, ये नकली है, ये खोखली गारंटी है, इसमें कोई दम नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ राज सत्ता थाना चाहते हैं। लोग समझदार हो गए हैं और लोगों ने माना कि जो मोदी ने घर घर तक आखिरी छोर तक, गरीब तक जो अपनी स्कीमों को पहुंचाया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट दिए हैं, वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने उनका साथ दिया है।
आखिरी सवाल, क्योंकि मोदी गारंटी हम सबने सुना था जब प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे तो मोदी मीन्स गारंटी चला है, और इस बार अब जो रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए भी लग रहा है। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो मंत्रियों को उतारना, एमपीज को उतारना, क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर पाई है? किस तरीके से आप देखते हैं कि ओवरऑल संगठन में बदलाव? देखिए, हर रणनीति काम करती है, ऐसा नहीं होता। हर रणनीति ऐड करती है वोट्स को। बड़े कैंडिडेट का उतरना, ज़्यादा कैंपेन करना, इन सब चीज़ों का अहमियत होती है। इन सब रणनीतियों के ऊपर ही एक से एक बढ़कर परसेंटेज बढ़ती गई और 160 से ज़्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, 125 सीटों के साथ राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, और 55 सीटों के आसपास के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, और तेलंगाना के अंदर भी हमने बहुत वोट शेयर हासिल किया है और नंबर ऑफ सीट्स भी हमने 8 गुना ज़्यादा बढ़ा ली अपनी। तो मुझे लगता है कि भारत भर के अंदर मोदी जी की जो बात है उसकी अहमियत है, ये लोग समझ गए हैं। धन्यवाद। तो ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनका साफ तौर से कहना था कि लोग अब मोदी की गारंटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था मोदी मीन्स गारंटी, तो लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जातिन के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। और वीरेंद्र, बीजेपी यानी कि जीत की गारंटी, और यही जीत की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में अपने भाषण के तौर पर बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आपको चुननी है तो क्यों चुननी है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अब तो करीब 4 बजने वाले हैं और अब जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं वो अब नतीजों में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। 3 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है, वो भी बम्पर जीत के साथ। मतलब जरा भी कोई जोड़ घटा की गुंजाइश यहाँ पर है नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, और विशेष रूप से उन प्रदेशों में जहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित रूप से हम सब जानते हैं इस देश के अंदर आज जो परिस्थितियां हैं, देश का प्रत्येक वोटर, देश का प्रत्येक नागरिक वो समझ चुका है कि वास्तव में उसे करना क्या है। जो पहले की सरकारों ने इस देश के अंदर किया, जिन लोगों ने 60 साल तक राज किया परंतु देश को कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया, उल्टा पीछे के पीछे नीति के नीचे ले जाते रहे, पूरे देश की जनता ने देखा है कि पिछले 10 सालों में इस देश के अंदर कितने परिवर्तन आए हैं। आज जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, अंत्योदय यानी कि देश के प्रत्येक उस अंतिम व्यक्ति का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी हो सकती हैं, अगर इसको किसी ने समझने का, किसी ने सोचने का और उसे साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और क्या मानते हैं वीरेंद्र जी, ये जो जीत है ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? देखिए, निश्चित रूप से एक बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये तो निर्विवादित है कि कोई भी जंग लड़ी जाती है तो कैप्टन के नाम पे लड़ी जाती है, कमांडर के नाम पे लड़ी जाती है, और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे कमांडर, हमारे कैप्टन, हमारे आदरणीय, हमारे लीडर आदरणीय। अगर 2 ऑप्शन दूं मैं, शिवराज सिंह का काम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, किस नाम पर वोट किया? दोनों ही बातों में मैं आपको कहना चाहूंगा, दोनों का सहयोग। आप निश्चित रूप से मानेंगे अगर वहां शिवराज जी का काम था तो उनको डायरेक्शन देने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। ऐसे अनेक प्रदेश आपने देखे होंगे जहां कांग्रेस की सरकार थी, परंतु उनको जहां से डायरेक्शन मिलती थी उस डायरेक्शन के अनुरूप वो काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली प्रत्येक डायरेक्शन को आदरणीय शिवराज जी ने आगे बढ़ाया, उसका परिणाम आपके सामने है। और राजस्थान के अंदर हम जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के अंदर हम जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, उनके हाईकमान ने उन्हें जो निर्देश दिए उन्होंने उसके ऊपर चलते हुए आगे अपने काम को बढ़ाया। परिणाम आपके सामने है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व को देश की जनता ने, उस प्रदेश की जनता ने स्वीकारा, उसका परिणाम आपके सामने है। एक बात और बता दीजिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस को हराकर बीजेपी जीती है, वहां तो बीजेपी अब नए सिरे से अपनी शुरुआत करने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश, जहां शिवराज सिंह चौहान ना धनतेरस देखा, ना छोटी दिवाली, ना बड़ी दिवाली, लगातार चुनावी कैंपेन करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, क्या बीजेपी की जीत के साथ साथ हम लोग शिवराज सिंह चौहान को भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने लगे? क्या नाम तय है बीजेपी के अंदर खाने? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक विशेषता है कि हम जीत जाते हैं तो मस्त नहीं होते और हार जाते हैं तो हौसले पस्त नहीं होते। आपने देखा अनेक अवसरों के ऊपर हमने उतार चढ़ाव देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक दूसरी विशेषता है कि आदेश आने के बाद
विचार बंद, जो ऊपर से तय होगा, जो ऊपर से फैसला होगा, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विधायकों के सहयोग से, विधायकों की बात करने के बाद जो भी केंद्रीय नेतृत्व लीडरशिप तय करेगा कि वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से शिवराज जी हो या कोई और हो, केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से शिवराज जी के काम को ध्यान में रखते हुए, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, उस प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए जो भी सामूहिक निर्णय होगा, मुझे लगता है उसे सब जी। शुभांशी जी, दिया कुमारी जी का इंटरव्यू भी हमारे पास आया, लेकिन छोटा सा सवाल मैं आपसे लिए लेता हूं। शुभांशी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया था और इस नैरेटिव को लेकर एक मोमेंटम बना रहा था पूरे चुनाव में, कर्नाटक में हमने देखा 30% की सरकार या 40% की सरकार का, क्या आपको लगता है कि उस नैरेटिव के मोमेंटम में यहां इन तीनों राज्यों में कमी रही, वो मोमेंटम नहीं बन पाया नैरेटिव सेट करने का कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि एक चुनाव तो हम अच्छी तरह से जीते हैं। तेलंगाना में हमने अच्छी तरीके से जीत दर्ज करी है, वहाँ की मोमेंटम और वहाँ की नब्ज हमने पकड़ ली थी। वहाँ क्योंकि बीजेपी आपके मुकाबले में नहीं थी। मैं यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात करता हूँ 2024 के चुनाव के मद्देनजर। वहाँ भारतीय जनता पार्टी आपके मुकाबले में नहीं थी। पूरी बात सुन लीजिए। अब आपने जो सवाल पूछा मोमेंटम सेट करने का, मैं मोमेंटम सेट करने की बात करूँ। मुकाबला चाहे किसी से भी हो, मुकाबला होता है। हमारी लड़ाई अंतिम चरण की, बीआरएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिले हुए हैं। चाहे एआईएमएम हो, बीआरएस हो या और भी कोई पार्टीज हो, तेलंगाना, सब मिले हुए थे। सब जानते हैं बीजेपी की बी टीम थी। खैर, हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से जीत दर्ज करी, लेकिन इन जो बाकी राज्यों में हम जीत दर्ज नहीं कर पाए, हम पीछे रह गए, ये हमारी कमी है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल था, आप लोगों के सर्वे में भी हम लोगों को दिखाया जा रहा था कि हम लोग आगे हैं, इतना पीछे नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ खामियां रही हैं जो हम अपने मुद्दों को अच्छे से लोगों के बीच में लेकर नहीं जा पाए हैं, उस पे हम काम करेंगे। और रही बात मोमेंटम सेट करने में, तो अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, 4 महीने 6 महीने का समय है। हम देश की जनता के सामने, और देश की जनता हमारे साथ है, हम ऐसा एग्जाम्पल लेकर जाएंगे और ऐसे प्रकार से जाएंगे जिससे हमारे एक पत्रकार होने के नाते हम तो जरूर चाहेंगे कि सभी पार्टियां अपनी पूरी जी जान से चुनाव में उतरें और अपनी मेहनत के साथ लोगों के बीच में जाएं। हालांकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हमें नहीं भूलना चाहिए, उस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे, या ये कहिए कि चुनाव प्रचार में उन्होंने उतना वक्त दिया नहीं था। उस वक्त भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई चुनावी यात्रा पर वो नहीं जा रहे हैं, चुनाव प्रचार पे नहीं है, वो तो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़े। लेकिन बावजूद उसके कर्नाटक और हिमाचल में जीती थी कांग्रेस। खूबसूरती है, हार जीत लगी रहती है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है। आपने कहा कि पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। हमारी हार हुई, तेलंगाना में आप जीते हैं, उसके लिए बधाई, लेकिन हमारे की तैयारियां जनता है, मजबूत तरीके से कीजिएगा, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। दिया कुमारी, जो बीजेपी की जीत के बाद गदगद हैं और उदय प्रताप सिंह लगातार फील्ड में है, स्वीकार करती हूँ। ठीक है, हार पर मंथन जरूरी है, वो आप करने की बात भी कर रही हैं। दिया कुमारी से उदय प्रताप सिंह ने बातचीत की है, एक बार सुनते हैं। दिया कुमारी यहाँ पे इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर बहुत बहुत बधाई आपको। हम इनसे जब लास्ट मिले थे तो ये थकी थी, आवाज़ बैठ गई थी, मगर आज वो मेहनत रंग लाई है। पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। जनता, विद्याधर नगर की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, और बहुत खुशी की बात है, सब में बहुत खुशी की लहर है। और बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, मध्य प्रदेश में बन रही है, राजसमंद संसदीय क्षेत्र में भी लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। मार्जिन भी बहुत आपका अच्छा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी 12वें राउंड में 45,000 के आसपास, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सेंचुरी पार कर दी है बीजेपी ने, तो बहुमत तो मिली गई है, इफ द लीड्स टर्न इनटू रिजल्ट्स। मगर क्या आपको लगता है स्पष्ट बहुमत मिलेगी, निर्दलीय इंडिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं होगी? स्पष्ट बहुमत मिलना तय है, सामने दिख रहा है। वजह क्या है ये बड़ी जीत की आज राजस्थान में? वजह क्या है दिया जी? कि विफलता कांग्रेस की कंप्लीटली फेल हो चुका था। इस प्रदेश में प्रचार किया है, और वेणुगोपाल जी जो हमारे राजकीय जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने अहम भूमिका की है। तो उसके साथ साथ जो भी
तेलंगाना के चुनाव में जो हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने प्रचार किया है। सभी का भी मैं तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में, पीसीसी के नेतृत्व में आज जीत के और हम बढ़े हैं, जो मकसद से जनता ने जितवाया है, वो कांग्रेस पार्टी पूरी करने की कोशिश करेंगी। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी को आपके सामने उनके विचार रखने की यहाँ पे मैं सिफारिश करता हूं। మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం। డిసెంబర్ 3, 2009 శ్రీకాంతాచారి అమరుడైండు। ఈరోజు డిసెంబర్ 3, 2023 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు విలక్షణమైన తీర్పు ఇవ్వడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించి శ్రీకాంతాచారికి ఘనమైన నివాళులు